सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस दृष्टिकोण रही है इधर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखो, भविष्य तो आप अखबार वाले, मीडिया वाले बताओ। नहीं आप मैंने बता दिया ना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, सिकुड़ती हुई पार्टी है और उसमें भी 5-6 ग्रुप हैं। अब जो खुद अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा मानते हैं वो राज्य के लिए क्या करेंगे, ये सोचनीय विषय है। सर ऐसे हालात हो जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना लें और आपको ऑफर कर दिया जाए कि सीएम पद के लिए, तो आप जा सकते हैं क्या? ये तो एक देखो, ये सवाल आखिर में पूछना, अभी और बहुत सवाल। एक सवाल है नहीं सर, आपको ट्रेजडी किंग कहा जाता है, 20 साल से आपकी भावना कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सवाल है। अब मेरी बात, ये सारे सवाल बाद में जवाब दूंगा, वरना तो क्लाइमैक्स अगर अभी आ गया फिर सवाल क्या पूछोगे? और आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी में है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ? आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर बीजेपी में आए हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी के कारण यहाँ से आए हो? भाई मेरे, आपको तो वीरेंद्र सिंह का फिर पता ही नहीं। वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने 3 दिन पहले टेलीफोन करके ये कहा था कि आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं और आप दिल्ली छोड़ के कहीं ना जाना। और मेरे घर 5000 आदमी आ गए, 5 बजे ओथ का टाइम था और 1 बजे टेलीफोन आता है कि माफ़ करना चौधरी साहब, हो नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह इसलिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं जिस पार्टी को मैंने 40 साल सींचा हो और वो इतना बड़ा मेरे साथ धोखा करे। मैं और बताता हूँ अगली बात, मेरे को सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप मोदी जी के साथ जाओगे। मैंने कहा जी आप बता दो, मैं तो और कहीं भी चला जाऊंगा। तो कहने लगी अपनी पार्टी बना लो। मैंने कहा 100-200 करोड़ रुपए दिलवा दो, मेरे पास तो पैसा है नहीं। वो कहने लगी मेरे पास भी नहीं। मैंने कहा फिर इनसे दिलवा दो, जो आप समझ गए होंगे। वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल है, बड़ौदा में सहकारी चीनी मिल सिर्फ एक है सरकारी? हाँ जी, बड़ौदा में सहकारी चीनी मिल एक, देवीलाल सहकारी चीनी मिल है सिर्फ। अब तक जो वहाँ पर अब तक विकास की बात आप कर रहे हो, चुनाव की घोषणा होने के बाद IMT का भी मामला आ गया। चावल भाई मेरी 1 मिनट पहले मेरी सुन, अरे ना मेरी सुन लो। मैं ये काम कुमा की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मुझे पॉलिटिकल बात करो यार, मजा आ गया है क्या? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोल। सर आपने 6 कांग्रेस की बात की, मैं ये कह रहा हूँ आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो क्या भारतीय जनता बीजेपी कांग्रेस एक कह दिया जाए तो यह अतिशोक्ति तो नहीं होगी? एक जब तक कांग्रेस में रहते हैं नेता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर आरोप लगाती है, ये है वो है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो वो गंगा के घोड़े कैसे हो जाते हैं? देखिए, गंगा तो सबको पवित्र करती है। आप भी मारा हो, आप भी पवित्र हो जाओ। सर, प्रदेश में जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में किसान अध्यादेश जो लेके आए, जो एक्ट में जो बदलाव किया गया है, वो छोटू राम जी वाला एक्ट जो है उसमें जो बदलाव किया गया है, वो पहले वाला एक्ट ठीक था या अब वाला एक्ट ठीक? आप नाती रहे हैं सर छोटू राम? नाती रहे नहीं हूँ। हाँ जी, भाषा का सही प्रयोग। सर कौन से वाला, पहले वाला एक्ट ठीक था या अब लेके आए ये? देखिए मेरी बात सुनो, वीरेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका कि मैं सबसे पहले किसान हूँ। किस किस को सुनाना है? दिल्ली तक मैं किसान हूँ, किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1 मिनट मैं बोला मत भाई ज़्यादा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ आपको। और दूसरी बात देखिए, किसान के लिए
एमएसपी की जो कंसेप्ट है वो 1941-42 में चौधरी छोटू राम लेके आए। जब दूसरा विश्व युद्ध चालू था और बंगाल में बहुत बड़ा कहत पड़ा हुआ था, कहत को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ? अकाल पड़ा हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने एलाइड फोर्सेस के लिए अपील की थी कि फासिस्ट फोर्सेस हिटलर के खिलाफ सेनाएं लड़ रही हैं कई देशों की, वहाँ सैनिकों की कमी हो गई, कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए देश में सैनिक भेजो। तो पंजाब राज्य था जिसने उस समय 1.5 लाख के करीब फौजी रिक्रूट हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ। और अंग्रेज ये चाहता था, वायसराय ने ये कहा कि जितना गेहूं है वो सारा खरीद लिया जाए 6 रुपए के भाव से। छोटू राम जी उस मीटिंग में थे एज मिनिस्टर फ्रॉम पंजाब। उन्होंने कहा जी 10 रुपए से कम पड़ता नहीं खाता किसान का। आप वो आखिर में उसको, मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि छोटू राम जी ने छोटू राम जी ने पहली बार ये देश को दर्शाया, किसान को दर्शाया और हुक्मरान को दर्शाया कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है कि आप अपना पेट भर लेगा, उसके सीरी साजी है उनका पेट भर देगा, गांव में खुशहाली नहीं। उसने कहा कि उसको आर्थिक जो धन दौलत है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। वो तब हो सकता है जब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें 10, इसलिए उन्होंने 10 रुपए की बात कही थी। और फिर अल्टीमेटली फैसला 11 रुपए पे हुआ। मतलब ये कि आज का जो भाव है क्विंटल के हिसाब से वो 28 रुपए क्विंटल का भाव तय हुआ था। तो मैं इस सारे चीज़ को दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। किसान को अगर इस देश की, इस दुनिया की दौलत में उसकी पूरी हिस्सेदारी नहीं होती तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। इसके 3 ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता है एमएसपी, लेकिन एमएसपी की मैं अगर आपको बात सुनाऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था बीए फाइनल में 1966 में, 65-66 में, तब पहली बार एमएसपी निर्धारित हुई थी 66 रुपए क्विंटल, 66 या 67। अरे तुम पैदा नहीं होगे तो तुमने पता नहीं। 67 में। हाँ, और मेरा जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाता था 67 उसकी तनख्वाह थी 280 रुपये महीना। मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में पढ़ता था। आपका जो ये आश्रम वाले हैं ना, कृष्ण विज मेरा क्लास फेलो है। हाँ, तो किसान का तो 66 रुपए से चल के अब कितना हो गया जी, 1975 1975 की 1975 हो गया है जी। और प्रोफेसर की सैलरी है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 60 गुना बड़ी है। आप दोबारा से कैलकुलेट करना। तो मतलब मेरा ये है कि उसका तो जहां वो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, आज उसका शेयर तो घट के आ गया 14-15%। और 70 करोड़ लोग आज भी खेती पे टिके हुए हैं। तो नंबर 1 बात तो ये है कि एमएसपी अगर प्रोफेसर की तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाए तो आज 6,000 रुपये क्विंटल से ज़्यादा बनता है, उसी हिसाब से अगर लगाई जाए। दूसरा, ये संभव नहीं क्योंकि लोग कहेंगे जी महंगाई होगी, मार दिया जी ये जी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि किसान को डोमिनेट करे किसान वैल्यू एडिशन में। जब तक उसकी फसल का वैल्यू एडिशन का खुद मुख्तियार वो नहीं होगा, किसान देश की धन दौलत और दुनिया की धन दौलत में हिस्सा नहीं ले सकता। मैंने एक प्रोफेसर का लेख पढ़ा था अभी का लेटेस्ट,
वो कर्नाटक में एक कॉफ़ी के किसानों के सम्मेलन था। उसमें उसने ये पूछा कि ये बताओ कि आपको जो कंज्यूमर की प्राइस है कॉफ़ी की और आप किसान हो, कितना फ़र्क है? तो वो कहने लगे जी हमारे को तो इतना पता नहीं। उसने कैलकुलेट करके बताया था कि 45 रुपए की कॉफ़ी का कप अगर 5 स्टार या 3 स्टार होटल में मिलता है तो जिसने कॉफ़ी पैदा की है उसका हिस्सा 1 रुपया 45 पैसे। तो इस तरह का विरोधाभास, इस तरह की परिस्थिति में दूसरा जो फैक्टर है वो है वैल्यू एडिशन का, और तीसरा जो फैक्टर है वो ये है, ये एफपीओ बोलते हैं ना जी? FPO, हाँ, प्रोग्रेसिव फार्मिंग। 10,000 एफपीओ बनाने का हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का विचार है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि एफपीओ के माध्यम से एक्सपोर्ट करें फूड ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स का। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट होता है। चौधरी साहब नमस्कार। अब एक मिनट, आप तो पुराने साथी हो, जरा बैठो आराम से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि या फिर वो एफपीओ दे शुड हैव द मोनोपोली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि किसान को दौलत में हिस्सा तभी मिल सकता है, वरना कोई उसको संभावनाएं है नहीं। और इसीलिए हमारी पार्टी ने ये प्रयास किया है और मैं इस प्रयास को ठीक मानता हूँ। दूसरा प्रयास जो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उसका, वो हमारा ये जो डीमोनेटाइजेशन था, उसको भी लोगों ने दूसरे तरीके से पेश किया। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री के जो अटेम्प्ट हैं वो प्रो पुअर है, प्रो किसान है, और इन बातों को समझने का समय लगता है। देखिए आप अभी ये, क्योंकि ये जल्दी में, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्यों आज ज़रूरत पड़ी। जब 1966 में 66 रुपये क्विंटल भाव तय किया गया, 30 साल तक हरियाणा पंजाब के किसान ने अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत किया, लेकिन 2000 आते आते प्लेटो आ गया। अब अगर 50 रुपये 100 रुपये क्विंटल बढ़ा भी दे दिया जाए तो उसका पड़ता नहीं खाता उसको। तो इसलिए इस सारे हमारे प्रयास का क्वांटम जंप, टू गिव क्वांटम जंप टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस, ये है। तो इसलिए आपका जो सवाल था मैं बता दिया कि मैं पक्का किसान हूँ, किसान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तो आखिरी फेज़ है लाइफ का, तो भैया इसमें मैंने तो राजनीति को भी ये फैसला करके दिया था कि मैं कोई चुनावी राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन आदत राजनीति की पड़ी हुई वो करता रहूँगा। चुनावी नहीं करूँगा, राजनीति ज़रूर करूँगा और किसान के ही राजनीति करूँगा। सर एक सवाल इधर सर, एक सेकंड सर, इधर सर सामने। सर मेरा नाम विनोद लांबा है इंडिया से। मेरा सवाल ये था कि जितना आपका अनुभव है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग होल्ड आपने कई नेताओं के देखे हैं, मुख्यमंत्रियों के देखे हैं। यहाँ चुनाव में सर्विस की बात कर लें या ज़्यादा बात कर लें, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ नजर आता है। तो भाजपा का कौन सा ऐसा फार्मूला होगा कि यहाँ कमल खिला पाएंगे आप लोग? देखिए कमल तो खिल गया, हम क्या खिला पाएंगे, लोग खिलाएंगे। लोगों को 4 साल है, काम ले, और जैसे मैंने कहा काम प्रॉम्प्ट, इंस्टेंट कॉफ़ी सुनिए, इंस्टेंट, इसी तरह इंस्टेंट काम लो हमारे से। और लोगों की ये भावना भी है, क्योंकि यहाँ काम हुए नहीं। अगर काम होते तो लोग ये भी कहते कि हमारी तृप्ति है। मैंने जो कहा, मेरी बात को मैं आई स्टिल रिपीट कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब भी यहाँ कैंडिडेट जीतता था ये उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री रहे
और हमारे काम करेंगे, पहले कलोई के करेंगे, फिर हमारा भी नंबर आएगा, लेकिन आया इनका कभी नहीं। अब आगे मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं, अब तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मिलके आराम से घर रहा करेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी की बात नहीं है। चौधरी साहब नमस्कार। हाँ, चौधरी साहब, सवाल आपके व्यक्तित्व के मुताबिक फर्क नहीं पड़ता चौधरी वीरेंद्र सिंह जिसके झंडे के नीचे खड़े हैं या बैठे हैं, उनको जो कहना वो कहते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा ही है, उम्मीद रखता हूँ कि ईमानदारी से ये परवाह नहीं करेंगे कि आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे या झंडे के पीछे बैठे। चौधरी छोटू राम ने अपनी एक जनसभा के अंदर कहा था कि जाट करेगा राज और राज करेगा जाट, ये नारा दिया गया। ये इसके बारे में चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी छोटू राम के नाते क्या कहते हैं? एक सवाल, दूसरा सवाल और कर लेता हूँ, फिर माइक मिले ना। ये मैं समझा नहीं, समझाओ मेरे को। पहला सवाल ये है कि चौधरी छोटू राम ने कहा था कि राज करेगा जाट और जाट करेगा राज। चौधरी ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने वो पीजेंट्री के लिए लड़े सारी उम्र, उन्होंने जाति से ऊपर उठ के। आज भी आप यहाँ किसी वकील से पूछना जो 20 साल पहले लाहौर जाके आए, डेलीगेशन गया था, अकेले एक आदमी की तस्वीर है लाहौर की असेंबली में, हिंदू की, जो छोटू राम की तस्वीर है, इसलिए कि उन्होंने किसान के लिए किया। और मैं तो भाई मैं क्या क्या सुनाऊं। एक मैं जब लॉ में पढ़ता था, एक किराएदार था, वो महिला एज थी काफ़ी, और उसके घरवाला जो था जेई या एसडीओ था, तो उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो कहने लगी काका तुसी कित्थों दे हो? मैं कहा माई जी मैं तो रोहतक दा हूँ। और रोहतक जेड़ा छोटू राम सी? मैंने कहा हाँ। ओ अच्छी तो छोटे बच्चे होते सी नारे लाते सी, ओ केड़ी सी माई जब मैं छोटू कसाई। सुनने की बात है ये। मैंने कहा माई ये किसने बोल दिया आपको? कहते साढ़े माँ प्यो बोलते सी कि तुसी काले झंडे ले और गली जाओ नारे लाओ। मैंने कहा क्यों? अब मेरा वो कहते साढ़े घर ब्याज पट्टू का काम करते सी, वो ख़त्म कर दिता उसने। तो मतलब उस आदमी ने कोई जाति पाति के हिसाब से हाँ नारा है, और उसकी डायमेंशन भी है कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इसलिए अब बीजेपी का राज है और बीजेपी की वोट दो। और बीजेपी को जो ये भाई कह रहे थे कि मिनी कांग्रेस, आपने कहा था ना कुछ तो करेंगे यार, मिनी ली तो और कुछ करेंगे, माइक्रो करेंगे, कुछ करेंगे। मेरा एक सवाल रह गया था चौधरी साहब, एक सवाल था कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, अगर नेता कांग्रेस छोड़ दे तो बीजेपी में चला जाए तो कांग्रेस को गालियां देगा, अगर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाए तो बीजेपी को गालियां देगा। मतलब जो राजनीति है क्या उसके अंदर सुचिता मूल्य कुछ रहे नहीं क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह के हिसाब से मतलब आज की पॉलिटिक्स क्या कहती है? भाई मैं आपके सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, इसने पार्टीज को बॉस बना दिया, पॉलिटिकल आउटफिट जो है इंडिविजुअल के मुकाबले। और इसलिए जो भी छोड़ के जाता ना कहता दम घुट रहा था। आप मीडिया के लोग मजाक उड़ाते हैं यार, सब जो भी जाता छोड़ के ही कहता, लेकिन ये इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो पार्टी का बॉसिज्म है उससे कई बार खिन्न होके तंग होके लोग पार्टियां छोड़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट जहाँ भी उसके फ़ायदे भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका नुकसान ये है कि पर्सनल लिबर्टी जो आदमी की है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये एक था तो आप एमपी थे, मेरे ख्याल से जो भी एक था आप एंटी में एमपी चुने गए थे, दूसरा भी एक था। हाँ जी, ये एक था एंटी भाई में तो आप एमपी चुने गए। एंटी डिफेक्शन लॉ 2002 में। तो फिर इसका सर मेरे एक सवाल है, जब मैं पहले मैं इनका जवाब दूंगा, पहले मैं नहीं मैं आपका जवाब दूंगा। हाँ एंटी डिफेक्टिंग लॉ 85 में आया था, तब आप तो हिसाब से सदस्य चुने गए। नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आया राम गया राम इतने बदनाम हो चुके थे कि उस समय की पॉलिटिक्स ये कहती थी यार कोई इलाज करो ना तो कोई दिन में 3 बार बदलते हैं। ये एक फैक्टर था, लेकिन आज जो
फैक्टर है उसको भी आप अप्रिशिएट करो। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि लगातार हरियाणा में क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पानीपत में एक युवती को पंजाब फेंक दिया गया और बल्लभगढ़ में लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। अपराध की तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। बेटियां बीजेपी सरकार करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार बेटियां कहाँ सुरक्षित है, इसके लोग मेरा सवाल है। देखिए, ये चिंता का विषय है और मैं आपको ये बताऊं कि एक समय था जब हम ये कह सकते थे कि हरियाणा की पुलिस और पुलिसिंग दोनों बहुत इफ़ेक्टिव थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसमें क्राइम अब आपको ज़्यादा नज़र आता है। एक तो आपका फैक्टर है, आप मतलब आप पार्टी नहीं, आप मीडिया के लोग, छोटी सी छोटी चीज़ को भी आपकी ये कैपेसिटी बन गई कि आप लोगों तक पहुंचाते हो। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पड़ोस का सिस्टम है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में ये मेरठ, शामली, ये सहारनपुर और फिर हमारा 2 शहर ऐसे हैं जिनका साइज बहुत बढ़ गया, गुड़गांव और फरीदाबाद। इन वजह से आपको ये सही बात है कि क्राइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार एफिशिएंटली इस चीज़ को डील करती है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल पुलिसिंग जो है वो ऐसा हथियार है कि किसी भी डिस्टर्ब्ड, चाहे स्टेट है, डिस्टर्ब्ड एरिया, उसको भी लाइन पे लगा सकती है। अंतिम 2 सवाल। चौधरी साहब, मेरा सवाल है, जब मैं अंदर आ रहा था तो गाना बज रहा था MSP में चल रही, और जबकि आपके प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, वो ये बोल रहे हैं MSP अनिवार्य नहीं है, तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? भाई बात ये है, आप एक बात समझो कि ना तो धनखड़ जी कोई अथॉरिटी कि MSP को हटा दे या लगा दे, ना जो कह रहे हैं कि MSP रहेगी। ये आप ये मान के चलो कि देश के 70-80 करोड़ लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनके जो अधिकार हैं, MSP का अधिकार है, उनका अधिकार, किसी की ये मंशा नहीं है कि उस अधिकार पे कोई चोट लगाए। और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल बोल चुके हैं, और हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी तो खुद हाउस में कहा है कि भाई MSP यूँ की यूँ रहेगी, MSP की परचेज यूँ की यूँ रहेगी, और MSP सिर्फ अभी तो 23 या 26 फसलों पे है। हमारा तो ये भी है कि इसको और भी हम उसका व्यापक रूप हो, ताकि कोई ऐसी फसल उगाए उसको भी अधिकार हो। अंतिम सवाल। चौधरी साहब, जब प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अपना मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं MSP रहना चाहिए, आप भी कहते हैं, तो उसको कानूनी रूप देने में क्या हर्ज की बात है? देखिए, आप सगाई करते हो ना, सगाई के सारे जो सिस्टम है, गुट्ठी गौर पर होगा, टिक्का कौन सा छोटा भाई होगा, ये कहीं लिखे हुए नहीं है, तो MSP भी है, रहेगी। मुख्यमंत्री वाले तो बता दो, मुख्यमंत्री मन में वीरेंद्र जी, आपने सीधा सीधा कहा कि आप यहाँ काम जो सरकार कर रही है उसमें बात नहीं करेंगे, राजनीतिक चर्चा, ठीक है। काम बीजेपी सरकार कर रही है और अनेक काम हुए हैं, 3 जो कृषि कानून है वो लागू हुए हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आप प्रेस के हो या कोई किसान हो या क्या हो? प्रेस से सर, प्रेस, हाँ, फिर ठीक है, प्रेस से टच आ गया आजकल जी। हाँ, फिर ठीक है, जी। वरना यहाँ पगड़ी वाले हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं, गधे बुखा हुए। किसान पत्रकार लगा लो जी, किसान के घर में जन्म नहीं, वो अच्छी बात है। तो सीधा सा सवाल ये है कि काम बीजेपी सरकार कर रही है, 3 कृषि कानून आए हैं, तो काम को छोड़ के वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक सोच इन 3 अध्यादेशों, 3 कानूनों के कितने पक्ष में है? मैंने बता दिया आपको। देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है, एक अंग्रेजी में उसकी हिंदी मैं कर दूंगा। आज किसान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जो मैंने बात कही, ताकि इस देश की धन दौलत में हमारा भी हिस्सा हो। यार,
मेरी साथ पढ़निया, मैं तो वकील बन गया, और मेरे साथ जो लॉ करके गया था उसने फैक्ट्री लगा ली, वो तो 2 साल में कार मांड है, पूरा रुमाल भी लावे, और मैं न्यू का न्यू नंग का नंग। तो ये जो दौलत का बंटवारा है, ये किसान को संघर्ष करके 2 बातें अगर वो कर दे कि एक तो वो वैल्यू एडिशन में मालिक बन जाए, और दूसरा जितना भी एक्सपोर्ट है वो किसान के माध्यम से हो, तो फिर हमारा दौलत में हिस्सा होगा, और वही किसान चाहता है। यही कानून है, यही कानून है। हाँ जी, आपका पक्ष पूछे। 100% का आंसर ये था कि कितना पक्ष में, कितने परसेंटेज? नहीं, परसेंट थोड़ी हुआ है, ये आप वोट बता दो हम कितने जीतेंगे, ये बात है। हाँ जी, हाँ। 40 साल से मैं कांग्रेस में था, मैंने कांग्रेस के भीतर से जाना है। हाँ, अगर आप कांग्रेस में होते, आपने ये कहा कि मैं कांग्रेस में होता तो मेरी पार्टी भी अलग होती, अगर आप कांग्रेस में होते तो 3 कृषि कानून को किस वजह से देखते? क्या कर देते? अगर आप कांग्रेस पार्टी में होते आप इन 3 कृषि कानून को किस नजर से देखते, किस नजरिए से देखते? आज मैं बीजेपी का बन के आया हूँ।